कतर की दुश्मनी इजराइल से है और कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा दे दी। ऐसा कहा जा रहा है कि कतर की जो दुश्मनी इजराइल से थी, कतर एक जासूसी पनडुब्बी तैयार कर रहा था जो रडार की पकड़ में भी नहीं आए। उस पनडुब्बी की खुफिया सूचना इजराइल को दी गई। ऐसी जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, लेकिन मामला कुछ और भी है। जो कतर है, कतर की आप देख रहे हैं कि किस तरह से कतर का जो शेख तमीम है, वो किस तरह से तमाम आतंकियों को अपने यहाँ प्रश्रय दे रहा है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो अफगानी तालिबान हो। सभी के वहां सेंटर बने हुए हैं और सभी वहां बैठकर अपनी मीटिंग करते हैं। तो ये किस तरह से यहां तक पहुंचा, ये सारी चीजें बताएंगे आपको, और कैसे भारत के सैनिकों को फांसी की सजा हुई, ये सारी। अब सबसे पहले आपको वो बता रहे हैं कि किस तरह से भारत के जो पूर्व नौसैनिक हैं, इनको फांसी की सजा दी गई है कतर में। कतर में 8 भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा को भारत ने दुखद बताते हुए कहा है वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों की तलाश करेगा। ये 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, जिन्हें पिछले साल अगस्त में उनके फ्लैट से उठा लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। आज तक वो आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए कि किन आरोप में इन सैनिकों को उठाया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारे पास शुरुआती जानकारी है कि कतर की अदालत ने अल दाहरा कंपनी के 8 भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। बयान में कहा गया है कि हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम उनके परिजनों और कानूनी टीम से संपर्क में हैं। हम सर्वोच्च प्राथमिकता से इस मामले को देख रहे हैं और इस मामले को कतर प्रशासन के सामने उठाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि अभी वो इस केस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर। वहीं जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए हैं कांग्रेस से। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटनाक्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुखद पीड़ा और अफसोस के साथ संज्ञान लिया है। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का जितना अधिक से अधिक हो सके उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील करने में भरपूर सहारा मिले। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने की हर संभव कोशिश की जाए। बीते कुछ महीनों से भारत सरकार पर इन पूर्व अधिकारियों को रिहा कराए जाने का बहुत दबाव था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये मामला उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में। ये कौन कौन है जो भारतीय पूर्व नौसैनिक है? वहां 8 भारतीय नौसैनिक जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिन्हें सजा दी गई है मौत की। कमांडर पूर्वनेंदु तिवारी हैं, कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश हैं। इन लोगों को मौत की सजा सुनाई है कतर में। सितंबर 2022 में कतर सरकार ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार किया था। मार्च में इन पर जासूसी के आरोप तय हुए थे। गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिक नौसेना के पूर्व अधिकारी और कतर की जाहिरा अल आलमी नाम की कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी सबमरीन प्रोग्राम में कतर की नौसेना के लिए काम कर रही थी। इस प्रोग्राम का मकसद रडार से बचने वाली हाईटेक इतालवी तकनीक पर आधारित सबमरीन हासिल करना था। कंपनी में 75 भारतीय नागरिक कर्मचारी थे। इनमें से अधिकांश भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी थे। मई में कंपनी ने कहा कि वो 31 मई 2022 से कंपनी बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कंपनी के प्रमुख खमीस अल अजामी को गिरफ्तार किए गए 8 भारतीयों के खिलाफ कुछ आरोप सामान्य हैं, जबकि कुछ खास किस्म के हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार 8 कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया। बीते मई कतर ने कंपनी को बंद करने का आदेश दिया और इसके बाद लगभग 70 कर्मचारियों को 2023 के अंत तक देश छोड़ने का निर्देश। अब मीडिया रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों ने संवेदनशील जानकारी इजराइल को दी। भारतीय मीडिया और अन्य ग्लोबल मीडिया की जो रिपोर्ट आ रही है, उनमें कहा गया है कि पूर्व सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अति उन्नत इतालवी पनडुब्बी को खरीदने से संबंधित कतर के खुफिया कार्यक्रम के बारे में इजराइल को जानकारी दी। यानी इन सैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगाए जा। कतर की खुफिया एजेंसी का दावा है कि उसके पास इस कथित जासूसी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक सबूत है।
कतर की निजी सुरक्षा कंपनी जाहिरा अल आलमी के लिए काम करने वाले भारतीय नौसेना के ये पूर्व अधिकारी कतर की नौसेना को कई तरह के प्रशिक्षण देते थे। इन्हें भारत और कतर के बीच एक समझौते के तहत नियुक्त किया गया। सऊदी का एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था। तो जो अभी सऊदी के जो किंग हैं, उनके पिता ने जो अभी कतर का शेख है, शेख तमीम, इसके पिता को एक टापू दिया था। एक छोटा सा टापू है कतर, और बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है, 3 से 5 लाख के करीबन केवल जनसंख्या है कतर की, जहां बहुत सारे भारतीय रहते हैं, बहुत सारे विदेशी और दूसरे लोग रहते हैं। और आज कतर ऐसी जगह बन गई है जहां लगभग हर मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस है। और जो तमाम आतंकी संगठन हैं, खास करके अरेबिया क्षेत्र के, वो सारे उन आतंकी संगठनों का भी मुख्यालय वहां खुला हुआ है। आपको याद होगा कि किस तरह से तालिबान की जो बातचीत चली थी अमेरिका के साथ, वो भी कतर में हो रही थी। अभी हमास के साथ जो बातचीत की बात चल रही है, हमास के भी लोगों ने वहां अपना एक ऑफिस बना रखा है जो बात करने के लिए है। उसके बाद जो हिजबुल्लाह का भी वहां एक संगठन का एक ऑफिस बना हुआ है। हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोही, जो हूती आतंकी हैं, उनका भी वहां ऑफिस बना हुआ है। तो ये तमाम उन लोगों को, जो तमाम आतंकी हैं, उनको भी वो प्रश्रय देता है। ये इसकी सच्चाई है। और ये अपने आप को एक इस्लामिक देश ही कहता है। और जो अभी शेख तमीम है, ये शेख तमीम ने अपने बाप को जबरदस्ती हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा किया। ये शेख तमीम अमेरिका ब्रिटेन में पढ़ा हुआ था, वहां पढ़कर और ये आया, और फिर इसके बाद इसने सत्ता हासिल की। और सत्ता हासिल करने के बाद इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत तेजी से हो गई, और अल जजीरा जैसा टीवी चैनल भी इन्होंने ओपन। अल जजीरा जैसे टीवी चैनल को ओपन करने के बाद इस्लामिक जो दुनिया है, इस्लामिक दुनिया में सऊदी, कतर और ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए आगे आने लगे। कतर के पास एक अल जजीरा चैनल हो गया, जिसके जरिए वो दिखाने लगा कि मैं ताकत हूं। इसी को लेकर सऊदी अरेबिया और कतर के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, और कतर का एक तरह से बहिष्कार कर दिया सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया को ही चुनौती देने लगा। और कतर कब आया दुनिया में, कब इसका नाम हुआ? जब कतर ने दादागिरी के नाम पर ये आरोप लगे खुद कतर पर कि उसने पैसे के दम पर, दादागिरी के दम पर कतर के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल की, और फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में हुआ, जिसमें कई सारी ऐसी चीजें सामने आई जहां लोगों को सही तरीके से उसकी मेजबानी नहीं हो पाई, तो लोगों ने उसकी आलोचना की। और कई जो लोग हैं, कई जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि फुटबॉल खेलना हराम है, लेकिन कतर ने फुटबॉल, अपने यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप हासिल करने के लिए पैसा झोंका अंधाधुंध, और उस पैसे के जरिए ही कतर ने वर्ल्ड कप की मेजबानी हासिल की। इसके बाद फुटबॉल को लेकर कतर और सऊदी अरेबिया में एक तरह से प्रतिद्वंदिता फैल गई, और सऊदी अरेबिया ने, आपको याद होगा कि उसके बाद से कई जो रोनाल्डो जैसे जो प्लेयर हैं, सऊदी अरेबिया ने उन्हें अपने जो फुटबॉल क्लब है उनसे जोड़ा। तो इनमें एक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। और कतर एक छोटा सा द्वीप होने की वजह से वहां क्या हुआ कि वहां गैस और तेल, खास करके जो गैस है, नेचुरल गैस है, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की मिली, और उस अच्छी क्वालिटी की गैस की वजह से, बेचने की वजह से ये बहुत ताकतवर बन गए, पैसा आया उसकी वजह से। और आज इनकी पैठ है, भारत भी इनसे गैस का वहां से आयात करता है। और आज इसलिए थोड़ी सी इसकी अहमियत बढ़ गई है कि यूरोप के जो देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, वो भी कतर से गैस खरीदना शुरू कर दिए, क्योंकि रूस से उन्होंने तेल और गैस खरीदनी बंद कर दी थी। हालांकि गैस अभी खरीद रहे हैं, तेल खरीदना उन्होंने बंद कर दिया था, तो वो अब कतर की ओर आने लगे, तो कतर को बहुत सारे ग्राहक मिलने लगे। तो इस वजह से कतर अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा कि उसकी हर जगह पूछ होने लगी, क्योंकि आतंकी संगठनों को अपने यहाँ बिठाकर वो जो अमेरिका से हो, इजराइल से हो या सऊदी से हो, वो वहां बिठाकर उनको एक तरह से मीटिंग करा रहा है उनकी, और वो बीच का एक मीडिएटर बन गया है। मीडिएटर बनने की वजह से वो अपने आप को
समझने लगा है कतर की इस वक्त हमारी बहुत ताकत हो गई है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब आगे देखना है जो भारत के जो पूर्व सैनिक हैं इनको जो सजा हुई है, अभी आरोप सार्वजनिक नहीं हुए हैं, क्या आरोप है क्या नहीं है, लेकिन अब ये है कि ये जो आरोप है ये इजराइल के ऊपर लगाए जाएंगे, इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप इन पर लगाए जाएंगे, ये बात कंफर्म हो, क्योंकि कतर इस वक्त इजराइल का सबसे मुखर आलोचक है। जो हमास के खिलाफ इजराइल हमला कर रहा है, कतर ने सबसे पहले उसकी आलोचना की और कतर बार बार बैठकें कराने की कोशिश कर रहा है, बैठकें भी हुई। कतर ने अपने यहाँ बुलाकर हमास के कुछ अधिकारियों को बैठाकर इजराइल के साथ बैठकें कराई हैं, ये बात हुई है। और कुछ ऐसा हुआ था उन बैठकों में जो कि नाकाम सिद्ध हुई। उसमें कहा गया था कि हमास कुछ लोगों को रिहा कर सकता है, उसके एवज में कुछ खाद्य सामग्री और जो रोजमर्रा की चीजें हैं या कुछ और दूसरी चीजें हैं उसको शर्तों को नहीं माना है और वो बैठक नाकाम हुई। तो कतर एक ऐसा देश बन गया है वहां जो तमाम लोगों को बिठाकर, और छोटा सा एक द्वीप है, वो कोई देश नहीं है, बहुत छोटा सा द्वीप है, एक बिंदी की तरह आपको दिखाई देगा अगर आप ये देख रहे हैं। जो भी आप नक्शा देखेंगे उसमें एक बिंदी की तरह दिखाई दे रहा है सिर्फ। तो आज कतर की ताकत की वजह से अब देखना यह है कि भारत अब कैसे अपने राजनयिक और राजनीतिक संबंधों की वजह से इन सैनिकों को बचा पाता है। क्या इन पे आरोप लगे हैं, ये भारत की एक कूटनीतिक विफलता भी कह रहे हैं लोग इसको, कि भारत की कूटनीतिक विफलता है कि उनको मौत की सजा दे दी गई। तो अब दूसरे देश के जो कानून है वहां भारत इंटरफेयर नहीं करता है, ये उसकी एक अपनी रणनीति रही है, एक नीति रही है पहले से। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो हमारे सैनिकों को वहां मौत की सजा दी गई है वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत है। अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उनमें और भारत और कतर के बीच जो समझौता है, इन लोगों को उनके वो कानून क्या है, उन कानूनों को देखकर और सभी चीजों पर गौर करके अभी जो वहां उन पर आरोप लगाए गए हैं वो आरोप अभी सामने नहीं आए हैं, वो आरोप क्या है, तो अभी उनका इंतजार है। और बहुत जल्दी लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इजराइल की जासूसी के लिए इनको सजा देने की बात हुई है, इजराइल की जासूसी करने की इनको सजा दी गई है कतर की ओर से। ये इसलिए हुआ है कि कतर अब अरबियन कंट्रीज या कि अरबियन जो दुनिया है उसमें एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। उसने जो फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी लेकर और जो तमाम आतंकियों को अपने घरों में बिठाकर, अपने घर में बिठाकर जो मीटिंग करा रहा है, उससे वो अपने आप को ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ताकतवर मुल्क बन गया है। और ईरान से उसकी बड़ी अच्छे संबंध हो गए। सऊदी अरेबिया, यूएई और मिस्र ने इसका बायकॉट कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद वो बायकॉट बंद कर दिया था, क्योंकि ये एक छोटा सा एक द्वीप है सऊदी अरेबिया का ही, और वो सऊदी अरेबिया को ही आंखें दिखाने लगा था कुछ दिन बाद, और यही हुआ। लेकिन अमेरिका ने भी वहां अपने जो सैन्य अड्डा है वहां बना रखा है, और वो सैन्य अड्डा जो वहां तमाम आतंकी हैं, ये उस तरह के देश है कि आतंकियों से भी पैसे लेते हैं और दूसरे उन देशों से भी पैसे लेते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से, उन देशों से भी पैसे लेते हैं। तो इनकी एक इस तरह की एक रणनीति है कि भाई हम सभी से पैसे लेंगे, हमें तो पैसे से मतलब है, तुम चाहे जो करो, और इसी को लेकर ये अपना खेल खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नमस्कार, जय।